हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थीम 6 से MGT 211 की इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मार्केटिंग प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रेटजीज। अच्छा, इंट्रोडक्शन है इसके अंदर। इस चैप्टर के अंदर हम टोटली पढ़ेंगे कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, क्या क्या उसके पॉइंट्स होते हैं, किस तरह वो करते हैं, और प्राइसेस कैसे सेट करते हैं, किस किस्म की प्राइसेस होती हैं जो हम सेट करते हैं, क्या क्या उसके मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है मार्केटिंग रिप्रेजेंट्स अ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, यानी कस्टमर के बारे में सोचा जाता है, उस तरीके का अप्रोच किया जाता है। कस्टमर को क्या पसंद आएगा, किस तरह उसको पेश किया जाए प्रोडक्ट, तो वो ज़्यादा लाइकली है कि वो ख़रीदेगा। और बिजनेस क्या करता है? बिजनेस आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड एंड फुलफिल कस्टमर नीड्स मोर इफेक्टिवली देन कंपटीटर्स। बिजनेस क्या करता है? बिजनेस देखता है कि भाई क्या नीड्स हैं कस्टमर की, अंडरस्टैंड करता है उसको क्या नीड्स हैं उसकी, और फिर फुलफिल करता है उसकी सारी नीड्स बेटर तरीके से एज़ कम्पेयर टू उनके कंपेटिटर्स। ठीक है, अनलाइक द ट्रेडिशनल सेलिंग कॉन्सेप्ट विच फोकसेस ऑन पुशिंग प्रोडक्ट्स, द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट emphasizes creating value through customer orientation, integrated efforts across departments। ठीक है। अच्छा, ट्रेडिशनल सेलिंग क्या है कि आप बस पुश करते रहो अपना प्रोडक्ट, सामने वाले को बोलेंगे ले लो, जैसे डोर टू डोर सेलिंग होती है। यानी सेल्समैन आपके पास कई का दरवाजे पे आता है, बोलता है ये वाउचर ले लें, ये चीज़ ले लें, तो वो मार्केट तो नहीं कर रहा, वो तो बस आपको डायरेक्ट पुश कर रहा है। मार्केटिंग में ये होता है कि देखा जाता है कि कस्टमर किस चीज़ को वैल्यू करेगा, कस्टमर को किस चीज़ की ज़रूरत है, उस तरीके से ऐड बनाए जाते हैं, उस तरीके से बैनर्स बनाए जाते हैं, उस तरीके से आइशियाँ बनाई जाती हैं। प्रोडक्ट की पैकेजिंग तक उसका पार्ट होती है, देखने के लिए कि लोगों को क्या चीज़ पसंद आएगी। ठीक है, उसके लिए R&D डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट होता है जो वर्क टुगेदर करते हैं, रिसर्च एंड डेवलप करते हैं उन प्रोडक्ट्स को, और सेलिंग भी उसी तरीके की करते हैं। अच्छा, एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी वाया सेटिस्फेक्शन। अब लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी होगी जब आपको पता होगा कि भाई जो आपके कस्टमर्स हैं उनको क्या पसंद है, आप उसी तरीके का प्रोडक्ट बना के उसको मार्केट करोगा, उसको सेल करोगा, तो फिर लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट होगी, यानी बार बार लोग आपसे ही लेंगे, तो वो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा हो रहा होगा उस सिर्फ एक प्रोडक्ट से। किस तरीके से कस्टमर सेटिस्फाई होगा आपके प्रोडक्ट से, और वो आपके प्रोडक्ट लेता रहेगा, तो आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी होती रहेगी। ठीक है, तो अब है आगे, अ मॉडर्न एक्सटेंशन इज द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? विच एक्ट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्जिंग बिजनेस टू एड्रेस सोसाइटल वेलबींग। जैसे कि देखा जाए कि सोसाइटी की वेलबींग किस तरह, सोसाइटी को किस तरह बेहतरी मिलेगी इस मार्केटिंग कैंपेन से, यानी इस प्रोडक्ट से किस तरह बेहतरी मिलेगी। आपको प्रोडक्ट को उस तरीके से डिज़ाइन करना है, चाहे उसकी पैकेजिंग इस तरीके से हो कि इको फ्रेंडली हो, या जो है ओवरऑल प्रोडक्ट ही इस तरीके का हो। एग्जाम्पल दिया हुआ है इको फ्रेंडली पैकेजिंग, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी ट्रेड की प्रैक्टिसेस जो भी करें फेयर तरीके में, किसी तरह अनएथिकल नहीं है, किसी तरह ये नहीं कि कंपटीशन को आप डिस कर रहे हो या सोसाइटली बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और पैकेजिंग आपकी इको फ्रेंडली होगी, यानी डिग्रेडेबल होगी, ये नहीं कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करे किसी तरह का। एग्जाम्पल दिया हुआ है अ कैफे अडॉप्टिंग दिस कॉन्सेप्ट माई source organic ingredients while reducing plastic waste, aligning profit goals with environmental stewardship। यानी एक कैफ़े के बारे में बात करें, अगर एक कैफ़े इस मार्केटिंग रोल को, इस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा, तो वो क्या करेगा? वो ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स लाएगा, ऑर्गेनिकली ग्रो किए हुए, कोई लैब ग्रो नहीं, कोई किसी तरह केमिकली ग्रो नहीं, कोई इस तरीके के नहीं। और प्लास्टिक वेस्ट जो है वो रिड्यूस करेगा, यानी बहुत सारे आप कैफ़ेज़ में जाते हैं तो वो आपको प्लास्टिक कप्स में कॉफ़ीज़ और ये सारी चीज़ें देते हैं, तो वो रिड्यूस करेगा। वो या तो बोलेगा कि नहीं, सेरेमिक या शीशे या ऐसे सारे कप्स हैं जो आप यहाँ पिएँ और फिर यहीं छोड़ के चले जाएँ, तो वो वॉशेबल होंगे, वो नुकसान नहीं करेंगे। या इस किस्म के पेपर कप्स यूज़ करेगा जो बायोडिग्रेडेबल हों। जिस तरीके से आप लोग देखते हो, अपने अभी जूस पीते हो, नेस्ले के जूसेस आते हैं ना, मैंगो जूस वगैरह, तो उसके स्ट्रॉज अब किस तरीके के हो गए? पेपर के हो गए, प्लास्टिक के नहीं। प्लास्टिक बहुत हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन पेपर जिस किस्म का वो यूज़ कर रहे हैं बायोडिग्रेडेबल पेपर होता है वो, यानी मिट्टी में मिक्स हो जाएगा, थोड़ी देर बाद डिग्रेड होके कंबाइन हो जाएगा, वो किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उस किस्म के पेपर कप्स यूज़ करने लगेंगे। ठीक है, वाई अलाइन प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट फिर भी मेंटेन रहेगा, ये नहीं कि अपने फ़ायदे प्रॉफिट नहीं ले रहे, प्रॉफिट मार्जिन फिर भी इंक्लूड रहेगी उसमें। अच्छा जी, अब आपके पास है मार्केटिंग मिक्स। अच्छा, जिसका इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग वाला सब्जेक्ट भी है, यानी मार्केटिंग MGT 301, उसके लिए ये चैप्टर सिमिलर है, ये सिमिलर चैप्टर उनकी थीम्स में ही मौजूद होगा। तो आप ये जो इस चैप्टर की जब स्टडी करते हो, तो आप दोनों सब्जेक्ट की स्टडी साइड बाय साइड ही कर रहे हो। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स फ्रॉम 4 पीस टू 7 पीस। अच्छा, 4 पीस मार्केटिंग के क्या है? 4 पीस मार्केटिंग है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये हैं क्लासिक 4 पीस।
ठीक है, अब हम 7 पीस पे भी जाएंगे, लेकिन पहले आप देखो कि 4 पीस का मतलब क्या है। प्रोडक्ट, टेंजिबल गुड्स या इंटेंजिबल सर्विसेज। टेंजिबल गुड्स वो होते हैं जो आप हाथ में ले सकते हो, सॉलिडली हो आपके पास ऑलरेडी। इंटेंजिबल वो होती है जैसे कोई सर्विस हो, यानी आपको कुछ कोई कोचिंग सर्विस दे रहा है, या आपको कोई ऐप दे रहा है, या कोई ऐसी चीज़ दे रहा है जो आप हाथ में आप बाकायदा अलग से ले नहीं सकते, तो वो इंटेंजिबल हो जाएगी। टेंजिबल वो जो आप यूज़ कर सकते हो, किताबें आपने ख़रीद ली, आपने कोई खाने पीने की चीज़ खरीद ली, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट। जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्मार्टफोन्स फीचर, वारंटी एंड ब्रांड, ये सारे ऐसे टेंजिबल या इंटेंजिबल सर्विसेज के एग्जाम्पल हो गए। प्राइस, प्राइस में क्या हो गया, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होती है हमारे पास। एक होती है प्रीमियम प्राइसिंग फॉर आईफोन जैसे हो रहा है, एक होती है प्रेजेंटेशन प्राइसिंग फॉर न्यू मार्केट एंट्रांस। देखो, प्राइसिंग मेथड्स मैं नीचे पूरे एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन बेसिकली क्या होती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, क्या होती है कि आप सस्ते से सस्ता आइटम रखते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको परचेज करके यूज़ कर सकें। तो लोगों को पता होगा भाई ये प्रोडक्ट किस किस्म का है, सस्ता प्रोडक्ट होगा तो लोग खरीदेंगे, बोलेंगे हाँ हम ट्राई कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। डायरेक्ट आप महंगा रखोगे तो कोई नहीं खरीदेगा। प्रीमियम प्राइसिंग बेसिकली उन प्रोडक्ट्स की होती है जिनकी बहुत ज़्यादा ब्रांड की लॉयल फॉलोइंग हो, बहुत ज़्यादा ब्रांड अवेयरनेस हो, बहुत ज़्यादा ये हो कि भाई ये ब्रांड बहुत हाई क्वालिटी है। जैसे कि आपके पास आईफोन, एप्पल के आइटम्स होते हैं, एप्पल के आइटम्स सारे एक्सपेंसिव होते हैं। उसी तरह जैसे आपका क्लोथिंग ब्रांड ले लो, गुची, प्राडा, ये सारी चीज़ें ले लो, सिर्फ और सिर्फ उनकी क्योंकि रेपुटेशन इतनी हाई है, इस वजह से उनकी प्रोडक्ट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। छोटे छोटे आइटम्स के वो $1000 चार्ज कर रहे होते हैं, और लोग खरीदते भी हैं फिर उसको उसी प्राइस पे। अच्छा, प्लेस, प्लेस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कौन से हैं, आप डायरेक्टली दे रहे हो यानी शॉप है, या फिर आप ई कॉमर्स तरीके से दे रहे हो। प्रमोशन, प्रमोशन में आ जाती है एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन और सोशल मीडिया कैंपेन, ये सारी चीज़ें प्रमोशन में आ जाती हैं। अच्छा, फॉर सर्विस बेस्ड बिजनेस, यानी जो सर्विस ऑफर कर रहे होते हैं, कोई बाकायदा प्रोडक्ट नहीं होता उनका, सर्विस होती है, चाहे वो कोचिंग हो, कंसल्टिंग हो, या कोई भी इस तरीके की करने की। तो उसमें क्या है, क्या आपके पास 7 पीस एक्सपैंड हो जाते हैं। उसमें होता है पीपल, यानी स्टाफ, कस्टमर इंटरेक्शन, लोग जो करेंगे लोग आपस में आपसे, वो पीपल हो गया। प्रोसेस, सर्विस डिलीवरी एफिशिएंसी, यानी सर्विस आप जो डिलीवर कर रहे हो उसकी एफिशिएंसी कितनी है, कितनी जल्दी कर रहे हो, कितने अच्छे तरीके से कर रहे हो, कितनी प्रॉपर है, कितनी उसकी क्वालिटी वाइज कितनी अच्छी है वो। फिजिकल एविडेंस, टेंजिबल क्लूज लाइक स्टोर एम्बियंस, यानी कोई ना कोई तरीका जिससे स्टोर कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कोई फिजिकल एविडेंस भी होता है उसका। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, दही बल्ले वेंडर फॉर एग्जांपल लेवरेज इस लोकेशन, प्लेस हो गई वो, हाइजीन फिजिकल एविडेंस हो गया, और क्विक सर्विस यानी प्रोसेस हो गया। ठीक है, यानी वो देखेगा कि भाई सर्विस के आपने, ये एक दही भल्ला वेंडर है, यानी एक ठेला वाला है, एक शॉपकीपर है जो दही भल्ले बेच रहा है, तो ऑब्वियसली लोकेशन मैटर करती है, हर लोकेशन पे ये चीज़ नहीं बिकेगी। ऊपर से मैटर करती है दूसरे फैक्टर की हाइजीन, कितने साफ़ सुथराई से वो बना रहा है। अगर गंदा संदा उसका पूरे शॉप है, उसके सारे इक्विपमेंट आप देखोगे सारे गंदे हैं, तो आप नहीं लोगे उससे। अगर वो ऐसी कन्वीनियंट जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो ऑब्वियसली जाके लेंगे। अगर सुनसान गली में कहीं वो खोल के बैठा है, तो कोई नहीं जाएगा उससे ख़रीदने के लिए। और कि कितनी उसकी सर्विस है, फ़ास्ट है या स्लो है, यानी आपने ऑर्डर किया तो फ़ौरन के फ़ौरन आपका आ रहा है, ये 1 घंटे का वेट टाइम है, तो कोई नहीं लेगा फिर। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग बायर बिहेवियर, बायर बिहेवियर किस तरीके से आप अंडरस्टैंड करते हैं, उसके 3 मेजर फैक्टर होते हैं। एक होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर, एक होता है सोशल फैक्टर, और एक होता है सिचुएशनल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर बेसिकली मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि क्या है। बेसिक से लेके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक नीड होती है। बेसिक नीड्स ये होती है कि खाना पीना मिला हमें या नहीं मिला, उससे फिर आगे बढ़ती चली जाती हैं कि हाँ अभी हमारी इंटरटेनमेंट मिला, हॉबीज़ पूरी हुई नहीं हुई, हमारी मॉनिटरी वैल्यूज़ पूरी हुई नहीं हुई, और फाइनली चली जाती है कि भाई सेल्फ एक्सप्लोरेशन हुई नहीं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में बेसिकली आया पर्सनल नीड्स, क्या इसकी ज़रूरत है पर्सनली लोगों को, हाँ अगर हाँ है उस प्रोडक्ट की ज़रूरत, तो वो जाहिर सी बात है लोग खरीदेंगे। सोशल फैक्टर्स, यानी क्या उसके फैमिली मेम्बर्स भी ये यूज़ कर रहे हैं, एक्सटेंडेड फैमिली में यूज़ कर रहे हैं, उनके पीयर्स यूज़ कर रहे हैं, कल्चर नॉर्म हो गया है कि ये चीज़ करनी चाहिए। जैसे कि सोशल फैक्टर्स में आपको सोच लें सेलफोन, अब आईफोन सबसे, सेलफोन मीनिंग आईफोन, अब आईफोन ऐसी चीज़ है कि हर दूसरी फैमिली मेम्बर में कोई ना कोई लोग होते हैं जिनके पास लाजमी होता है, और फिर दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, आसपास हैं, तो ये कल्चरल नॉर्म बन चुकी है कि भाई हर दूसरा बंदा कहता है नहीं मुझे तो आईफोन चाहिए। एंड्रॉयड में कोई इशू नहीं है, एंड्रॉयड मोबाइल ये दूसरे सेलफोन्स भी लोग ले सकते हैं, लेकिन लोगों की तमन्ना ये बन जाती है कि नहीं हमें आईफोन ही लेना है। तो वो सोसाइटल फैक्टर्स को कंट्रीब्यूट कर रही होती है ये बात।
अब सिचुएशनल फैक्टर यानी कि अभी इसी वक्त ज़रूरत क्या है, उसकी अर्जेंसी है उस सामान की या नहीं। जैसे कि बिलफर्ज इंसान जब भूखा होगा तो जाहिर सी बात है उसको अर्जेंसी फील होगी, आसपास जो उसको रेस्टोरेंट मिलेगा खाने का वो फ़ौरन जाके ले लेगा उससे। उसी तरह देखेगा कि भाई क्या डिस्काउंट्स मिल रहे हैं कहीं, अगर अर्जेंटली ज़रूरत है कि भाई आपको इनविटेशन आता है शादी का, आप देखते हो यार मेरे पास तो उस हिसाब से कपड़े नहीं हैं, तो आप बाज़ार निकलोगे आप देखोगे भाई कहीं पे डिस्काउंट्स वगैरह लगे हुए हैं तो हम वहाँ से फटाफट लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट परचेज़ करना है बहुत एक्सपेंसिव होगा। आप बोलोगे भाई अर्जेंसी है मैं जल्दी से डिस्काउंट में चीज़ ले लूँ। तो ये सिचुएशनल फैक्टर आ गया, ठीक है। ये तीनों फैक्टर ध्यान में रखते हुए इन जो बिजनेसेस होते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं और लोकेशन और ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। अच्छा, बायर डिसीजन प्रोसेस क्या होता है? 5 प्रोसेस के थ्रू गुजरता है बायर, ठीक है। सबसे पहला होता है कि प्रॉब्लम रिकग्निशन, यानी प्रॉब्लम रिकग्नाइज कर रहा होता है वो। सबसे पहला क्या, जैसे कि बिलफर्स आई नीड अ लैपटॉप, या लैपटॉप की ज़रूरत है, उसको रिकग्नाइज किया कि हाँ मुझे लैपटॉप चाहिए। जैसे कि वर्चुअल स्टूडेंट्स होते हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, वो सारे होप करते हैं कि भाई हमारे पास लैपटॉप हो ताकि हम स्टडी ज़्यादा अच्छी तरीके से कर लें। मोबाइल में भी हो सकती है लेकिन लैपटॉप की ज़रूरत ज़्यादा अहम होती है ताकि आप लेक्चर्स व्यू कर सकें, आप सारे असाइनमेंट्स प्रॉपर्ली कर सकें, आप सारी क्विजेस प्रॉपर्ली कर सकें और सारी चीज़ें, ठीक है। स्टडी फैक्टर्स में भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप टाइपिंग वगैरह और सब चीज़ सीखें बेसिक, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी कंप्यूटर में होता है। तो प्रॉब्लम हुई आपकी कस्टमर की, एज ए एग्जाम्पल इसमें यूज़ कर रही हूँ कि एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, तो उसकी ज़रूरत हुई लैपटॉप चाहिए, तो प्रॉब्लम रिकग्नाइज करी। दूसरा स्टेज हुआ उसका इंफॉर्मेशन सर्च, यानी अब वो सर्च करेगा, दोस्तों से पूछेगा, फैमिली फ्रेंड से पूछेगा या गूगल सर्च करेगा, जाके रिव्यूज़ पढ़ेगा दूसरे दूसरे लैपटॉप्स के और लोगों से राय लेगा कि भाई मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे स्टडी के लिए चाहिए, मुझे प्रोग्रामिंग के लिए चाहिए, तो मैं कौन सा लूँ, कहाँ का लूँ, कितने का लूँ, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए उसकी, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन स्टडी फेस में चला जाएगा, ढूंढ यानी सर्च फेस में चला जाएगा, ढूंढ रहा होगा कि मुझे क्या चीज़ कहाँ से मिलेगी, कितने की। फिर इवेल्युएशन, अगला स्टेज होगा ये इवेल्युएट करेगा, यानी मल्टीपल ब्रांड्स देखेगा कंप्यूटर के, और देखेगा कि भाई किस में ज़्यादा उसको प्रॉफिट हो रहा है, किस में ज़्यादा उसको सस्ती चीज़ मिल रही है और किस में सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। कंपेयर करेगा, जैसे मैकबुक, डेल, लेवेनो, इन सब चीज़ों ब्रांड्स को कंपेयर करता रहेगा। चौथा होगा उसका परचेज डिसीजन में वो देखेगा कि प्राइस और फीचर्स दोनों में से किसके पास ज़्यादा बेटर है, जो इसको सूट कर रहा है, ठीक है। वो डिसाइड कर रहा होगा कि हाँ अब तो मुझे लेना है लेकिन सबसे बेटर प्राइस कहाँ कौन सी दे रहा है और ज़्यादा फीचर्स कौन से दे रहा है, ठीक है। पाँचवें में आ जाएगा पोस्ट परचेज बिहेवियर। फोर्थ में वो प्राइस देखेगा, ये देखेगा और ख़रीद लेगा। पोस्ट परचेज बिहेवियर में जब वो ख़रीद चुकेगा ना तो वो डिसाइड होगी कि भाई इसकी इस प्रोडक्ट के साथ लॉयल्टी डेवलप हो रही है, यानी ये प्रोडक्ट उसको पसंद आ गया, वो खुश हो गया, बोलेगा मैं इसी ब्रांड की इसी कंपनी की सारी चीज़ें होगा। या उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, बोलता है कि नहीं यार ये प्रोडक्ट सही काम नहीं कर रहा, ये हैंग हो रहा है, ये मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही, या जो मैंने प्राइस दी उसके हिसाब से प्रोडक्ट बहुत ख़राब है, तो वो क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। ये 5 स्टेजेस होते हैं जो हर कस्टमर गुजरता है अपनी कस्टमर बाइंग जर्नी से, ठीक है। बाइंग जर्नी पे ये सारे के सारे प्रोसेस से थ्रू होता है, चाहे वो लैपटॉप ले रहा हो, चाहे वो कपड़े ले रहा हो, चाहे वो खाने पीने की चीज़ ले रहा हो, चाहे वो कोई भी आइटम ले रहा हो, ठीक है। मार्केटर्स यूज़ करते हैं इस चीज़ को, इस इंसाइट को कि भाई इस प्रोसेस के थ्रू गुजरेगा, और उसके हिसाब से लोगों को टारगेट करा जाता है कि भाई ये बैक टू स्कूल वाले स्टूडेंट्स हैं या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, उसके हिसाब से उनको टारगेट करो, उनके अकॉर्डिंग उनको एड्स बना के दो जिससे उनकी ये साइड रिक्वायरमेंट उनको नज़र आ रही हो, तो वो ज़्यादा खुश होकर बोले हाँ भाई मुझे ये चीज़ चाहिए या वो फलां चीज़ चाहिए, ठीक है। अब आपके पास आया है कि मार्केट सेगमेंटेशन टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, जिसको एसटीपी मॉडल भी कहते हैं, यानी सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजीशनिंग। अच्छा, ये जितने भी आप शॉर्ट फॉर्म वर्ड्स पढ़ते हो ना जिसमें एसटीपी लिखा है, एडा लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो उसकी फुल फॉर्म ज़रूर आप याद करें, क्योंकि ये ईजिली बहुत ज़्यादा आपके पास एमसीक्यूज़ में आने के चांस होते हैं ऐसी क्वेश्चंस के। और पूछा जाएगा भाई इसकी फुल फॉर्म क्या है, कि तीनों लेटर्स का क्या मतलब है, तो काफ़ी दफ़ा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, मिक्स हो जाता है, लेकिन आप समझ के याद करके रखो तो कुछ इशू नहीं होगा। अच्छा, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें आप सेगमेंटेशन हो जाती है, यानी पीसेस, आप सब ग्रुप्स बन जाते हैं, ठीक है ना। सब ग्रुप्स किस तरह बनते हैं, देखो, इफेक्टिव मार्केटिंग बिगिंस विद सेगमेंटेशन डिवाइडिंग ब्रॉड मार्केट्स इनटू सब ग्रुप्स, ईजी यानी फॉर एग्जांपल डेमोग्राफिक्स, जियोग्राफी, बिहेवियर, यानी किस इलाके के हैं वो, किस किस्म के लोग हैं वो, और उनका बिहेवियर क्या है, और किस एज ग्रुप के लोग हैं। इस तरीके से आपका डेमोग्राफिक, आपकी सेगमेंटेशन बढ़ती चली जाती है। आपने देखो, सेगमेंटेशन आप करोगे, आपको बहुत ज़्यादा मार्केट है, यानी लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, एज में आपके पास 2 साल के बच्चे से लेके 80 साल के लोग तक हैं।
आपके पास फिर हैं कि भाई पाकिस्तान में रहते हैं, वो बांग्लादेश में रहते हैं, वो अमेरिका में रहते हैं, वो कहीं भी रहते हैं। मल्टीपल इस तरीके से आपके पास पॉइंट्स आते चले आ रहे हैं। तो आपने सेगमेंट करना है अपनी ऑडियंस को, किस किस्म के लोगों को ये चीज़ चाहिए। क्या ये बच्चों के लिए है, क्या ये बड़ों के लिए, एक सेगमेंट ये क्रिएट हो जाएगा। क्या ये लड़कियों के लिए आइटम है, क्या ये लड़कों के लिए आइटम है, दूसरा सेगमेंट ये क्रिएट हो जाएगा। क्या ये पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए आइटम है, क्या ये अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए आइटम है। तो इस तरह समझ रहे हैं, इस तरह हम सेगमेंटाइज कर देते हैं मार्केट प्लेस को। और फिर हम उस तरह टारगेट करेंगे कि भाई ये सेगमेंट एक क्रिएट हो गया, अब इन लोगों को हमें टारगेट करना है। अब इन लोगों की क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से हमारा प्रोडक्ट बनेगा, उस हिसाब से हम उसको मार्केट करते चले जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे, अ फिटनेस ऐप माई सेगमेंट यूजर्स इन एथलीट्स, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स एंड सीनियर्स, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस। ठीक है, अब फिटनेस ऐप होगी, कोई एक्सरसाइज की ऐप होगी, तो वो अपने यूजर्स को इस तरह सेगमेंट करेगी, सब ग्रुप करेगी। एक जो कि एथलीट्स होंगे, जो बहुत इंटेंस एक्सरसाइज कर सकते होंगे, और दूसरा जो सीनियर्स होंगे, यानी ज़्यादा बड़ी एज के लोग होंगे, वो एथलीट्स नहीं होंगे, तो उनको लो इम्पैक्ट यानी हल्की फुल्की एक्सरसाइज उनके लिए दी जाएंगी। अच्छा, टारगेटिंग टारगेटिंग क्या होता है, टारगेटिंग सिलेक्ट्स द मोस्ट वायबल सेगमेंट, यानी जो मोस्ट वायबल, मोस्ट यूजेबल, मोस्ट बेनिफिशियल सेगमेंट होगा आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए, वो सेलेक्ट किया जाता है। जैसे कि ऑप्शन क्या क्या है, अनडिफरेंशिएटेड, वन प्रोडक्ट फॉर ऑल, यानी एक प्रोडक्ट जो सबकी सबको ही ज़रूरत होगी। जैसे कि नमक, नमक तो सब खाते हैं, एज कोई भी हो, जेंडर कोई भी हो, दुनिया में कहीं भी रहे, नमक सब खा रहे होते हैं, अनलेस वो डायबिटीज़ या कोई और ऐसे पेशेंट हो, लेकिन बेसिकली मोस्ट लोग खा रहे हैं। अच्छा, डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड में हो जाता है जिसमें कस्टमाइज डिफरेंस आ जाता है, कस्टमाइज ऑफरिंग, जैसे नाइकीज रनिंग वर्सेस बास्केटबॉल शूज़, यानी जो रनर होता है, जो भाग रहा है इंसान, रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, उनके शूज़ अलग होते हैं, और जो बास्केटबॉल स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहे होते हैं उनके शूज़ अलग होते हैं। उस तरह पार्टी वेयर के शूज़ अलग हैं, स्कूल वेयर के अलग हैं, इस तरीके के डिफ्रेंशिएट्स आ जाते हैं। नीश, अच्छा नीश का मतलब क्या होता है कि बहुत ही स्पेसिफिक फोकस ग्रुप हो गया, छोटा सा एक ग्रुप हो गया जिसको आपने टारगेट करा है। जैसे कि लग्जरी वॉशेस फॉर कलेक्टर्स, अब लग्जरी वॉच तो बहुत सारे लोग बाय करते हैं, लेकिन आपने उसको नीच डाउन कर दिया कि भाई वही लोग जो कलेक्टर्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक एक दो किस्म की वॉचेस बननी है जो वो कलेक्ट कर लें। ठीक है ना। जैसे कि नीश का एग्जांपल एक और भी समझा दूँ, नीश में होता है कि सबसे छोटा सा सेगमेंट ले लेते हो आप मार्केट का। एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ, देखो आपके पास साबुन का ब्रांड है, ठीक है, आपके पास है लक्स साबुन, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ले लें, लक्स साबुन बहुत लग्जरियस ब्रांड का साबुन है जो कि बहुत लोग यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, अगर आपकी हर किस्म का साबुन नहीं सूट करता, तो आप चूज़ करना चाहोगे एक साबुन जो सेंसिटिव स्किन के लिए भी बना हो, ठीक है। तो अगर लक्स वाले एक नया अपना ऑप्शन निकालें कि भाई लक्स फॉर सेंसिटिव स्किन, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ही, तो वो नीच डाउन कर दिया, सिर्फ उन लोगों के लिए वो साबुन है जिनकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है। उसी तरह अगर वो दूसरे किस्म का निकालें कि भाई फॉर ऑयली स्किन, फॉर ड्राई स्किन, तो ऐसे सेगमेंटेशन होती चली जाती है, नीच डाउन होता चला जाता है। अक्सर आप लोग देखते हो तो फेस वॉश और सोप्स में ऐसे सारे सेगमेंट्स होते हैं, तो उसको नीच डाउन किया जाता है कि भाई ये वाली ऑडियंस है। साबुन एक पूरा एक बड़ा प्रोडक्ट है, एक पूरी बड़ी मार्केट का हिस्सा है, लेकिन अगर साबुन के अंदर आपने ऐसे पोर्शंस देख लिए कि जो भाई स्पेसिफिक स्किन के लिए है, तो वो नीच डाउन कर दिया उन स्किन के लिए। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास आती है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग में क्या मतलब हुआ, पोजीशनिंग आफ्टर ब्रांड्स यूनिक इमेज। फॉर एग्जांपल टेस्ला पोजीशन itself as innovator and in sustainable mobility while Volvo emphasizes safety। अच्छा, हर जो कंपनी होती है वो किसी तरह की अपने आप को ब्रांड को पोजीशन करती है, यानी मेन मोटिवेशनल गोल बताती है कि भाई हम क्या चाहते हैं, हमारी कंपनी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसको कहते हैं कि उस तरह पोजीशन करती है अपने आप को। जैसे टेस्ला वाली कंपनी पोजीशन करती है भाई हम इनोवेटर्स हैं, बहुत नई नई चीज़ इनोवेशन के थ्रू बनाते हैं। और वोल्वो वाले करते हैं कि भाई हम सेफ्टी फर्स्ट रखते हैं, हम जैसी भी कार बनाएं लेकिन हमारा गोल है कि वो सेफ्टी हो, उसके अंदर बहुत सेफ किस्म की हो। तो इस तरीके से वो पोजीशन अपने ब्रांड को इस तरीके की रखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आया अगली चीज़, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होती है और उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। अब प्रोडक्ट सेटिस्फाइज नीड्स थ्रू टेंजिबल गुड्स और इंटेंजिबल यानी सर्विसेज ऑफरिंग। ठीक है, ये प्रोडक्ट सेटिस्फाई करता है कस्टमर की नीड, या तो वो टेंजिबल होता है या तो इंटेंजिबल होता है। फिलिप कोटलर्स प्रोडक्ट लेवल्स इंक्लूड, फिलिप कोटलर ने प्रोडक्ट लेवल्स बताए थे कि प्रोडक्ट लेवल क्या क्या होते हैं। एक होता है प्रोडक्ट लेवल कोर बेनिफिट, ठीक है, यानी फंडामेंटल नीड्स वो पूरी कर रहा होता है, बेसिकली जैसे कम्युनिकेशन नीड पूरी करता है सेल फोन, स्मार्टफोन्स या साइज फोन्स। एक्चुअल प्रोडक्ट फीचर्स एंड डिज़ाइंस, यानी उसका जो अंदर डिज़ाइन और फीचर दिया हुआ है वो क्या है, जैसे कि आईफोन का कैमरा,
ऑगमेंटेड प्रोडक्ट होते हैं बेसिकली एड ऑन्स, यानी आपको प्रोडक्ट तो आपने ले लिया, मोबाइल ले लिया, लेकिन उसने अपनी वारंटी भी लगाई, गारंटी लगाई, आपने उसमें और अलग अलग चीज़ें एड ऑन्स के तौर पे डाल देना, तो वो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स के तौर पे आ जाता है। जैसे कि एप्पल केयर लेना। अच्छा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल PLC, ठीक है, उसमें इंक्लूड होते हैं स्टेज इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, या और फिर डिक्लाइन गाइड, ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन सबसे पहले क्या है इसके अंदर, इसमें होते हैं हैवी प्रमोशन। आप बहुत सारी ऐप्स डाउनलोड करते हो तो उसके अंदर अक्सर आपके पास ऑप्शन आता है कि आप 7 डे फ्री ट्रायल कर लें इसका, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही होती है ऐप को। असल में वो ऐप पूरी पेड होती है, लेकिन लोगों को क्या दिया जाता है कि आप ट्रायल रन करें फ्री में, उनको फीचर्स पसंद आते हैं तो फिर वो परचेज़ भी कर लेते हैं। तो इस तरह बहुत सारे कस्टमर्स आपके यूज़ करते चले जाते हैं, और अगर कोई परचेज़ नहीं भी करता तो फिर भी यूजेज और एड्स देखने से फिर भी उनको प्रॉफिट हो जाता है। मेच्योरिटी होती है जब आप डाइवर्सिफिकेशन कर लें, यानी मज़ीद और सी सब ब्रांचेस, मज़ीद और प्रोडक्ट्स निकालते चले जाएँ उसके। जैसे कोको कोला ब्रांड है, कोको कोला नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक्स निकालता था, लेकिन फिर उसने डाइवर्सिफिकेशन की तो उसने डाइट कोक जैसी निकालने लगा, ज़ीरो शुगर डाइट कोक ये सब निकालने लगा। अच्छा, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट NPD involves ideation, screening, testing, launch. Failures often stem from poor market research. अगर मार्केट रिसर्च सही ना हो तो फिर ये प्रोडक्ट अक्सर जो न्यू डेवलपमेंट प्रोडक्ट स्टेज पे वो भी कोई नया प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो वो ख़राब हो जाता है। जैसे कि गूगल ग्लास जब बन रहा था, जब प्रोडक्ट बन रहा था, तो उन्होंने इग्नोर कर दी ये चीज़ कि भाई प्राइवेसी कंसर्न्स भी तो होंगे। गूगल ग्लास में अगर कोई चीज़ बनी आ रही है तो आसपास जितने भी लोग हैं उन सबको नज़र आ रहा है, तो प्राइवेसी कंसर्न्स बहुत हैवी हो गए, तो आप उसमें कोई चीज़ पासवर्ड डालना है, ये डालना है, वो नहीं कर सकते। अच्छा, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होती है। प्राइस क्या होती है, प्राइस की डेफिनेशन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दी है। प्राइस इज अमाउंट अ कस्टमर पेज, ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स द प्रोडक्ट्स वैल्यू एंड कैन सिग्निफिकेंटली इफेक्ट डिमांड, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ब्रांड इमेज। प्राइस से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है कि लोग उसको वैल्यू अगर परसीव करें, उसकी डिमांड कितनी हो और उससे प्रॉफिट आपको हो रहा है मेरा, आपकी ब्रांड की इमेज क्या है, ठीक है। अब मेजर प्राइसिंग मेथड्स, ठीक है, यहाँ पे 3 मेजर प्राइसिंग मेथड्स हैं जो डिस्कस किए गए। एक होती है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, उसके अंदर बेसिकली देखा जाता है कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया है उसकी कॉस्ट आपको क्या पड़ी है, ठीक है, वो प्लस उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट मार्जिन यानी मार्कअप ऐड करके फिर उसको बेच दिया जाता है, ठीक है ना। ensures costs are covered by but may ignore डिमांड और कंपटीशन। इसमें ये चीज़ नहीं देखी जाती कि डिमांड क्या है या कंपटीशन कितनी प्राइस रखना है, बस देखा जाता है कि भाई आपको कितने का पड़ा बनाना, आप उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड करके बोल देते हो ये मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, आपको नहीं फ़र्क पड़ता डिमांड कितनी है या दूसरा कंपटीशन कितने का बेच रहा है। दूसरी किस्म की प्राइसिंग होती है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। इसमें देखा जाता है कि कस्टमर जो है ना उसकी वैल्यू क्या परसीव कर रहा है उस हिसाब से वो प्राइस रख दी जाती है। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि आपके पास है बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, गुची, प्राडा, इस किस्म के ब्रांड्स, अब उसकी लोग वैल्यू परसीव करते हैं कि भाई वो तो बहुत ही आला ब्रांड है, बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है, तो उसकी एक छोटा सा छोटा बैग, छोटा सा छोटा वॉलेट तक $1000 तक का सेल हो जाता है, और वो रखते भी फिर उन प्राइसेस पे। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग इस तरीके से होती है, देखा जाता है जो आपकी कंपटीशन में दूसरी कंपनी है वो कितने का वो प्रोडक्ट बेच रही है उसके हिसाब से आप प्राइसिंग सेट करते हैं, उससे थोड़ी कम उसके थोड़ी बराबर, ताकि वो लोग बोलें कि हाँ सेम प्रोडक्ट है, ब्रांड भले अलग है लेकिन थोड़ी सी कम प्राइस का है तो मैं यही चीज़ ले लूँ। अच्छा, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या क्या होती हैं आपके पास, होती हैं टोटल यहाँ पे 6, ठीक है ना। तो सबसे पहली होती है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग देखा जाए तो बहुत ही कॉमन होती है और हर जगह ही लोग कर रहे होते हैं। सबसे पहली बात, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग कैसी होगी कि कोई चीज़ 100 रुपीज़ के बजाय कर देंगे 99 रुपीज़ की। अब आप लोग नेचुरली आपने खुद भी बहुत दफ़ा ये चीज़ परचेज़ की होगी, आप देखेंगे कोई आइटम अच्छा 99 की है, 100 की नहीं है, तो मैं ले लूँ, ये सस्ता है। आपके दिमाग में ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आता है ये चीज़ सस्ती है, 100 तो नहीं है ना, पूरा नंबर तो नहीं आ गया, कम है तो ले लो, जबकि कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, सिर्फ 1 रुपये का फ़र्क है। उसी तरह 499, 599 इस किस्म की रख दो, 1 रुपये कम करके लोग ज़्यादा खरीदेंगे एज़ कम्पेयर टू फुल होल प्राइस करते हैं। फिर आपके पास है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में जानबूझ के बहुत ही सस्ते सस्ते आइटम बेचे जाते हैं। जैसे आप देखो तो नया रेस्टोरेंट आपके पास खुलेगा, नया रेस्टोरेंट क्या करेगा, आपको बर्गर देगा 150 to 50 के, सबसे सस्ता करके, बाकी जगह 300 400 के बिक रहे होंगे, तो सब बोलेंगे भाई सस्ता है, यहाँ से हम ले लेते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं। अब पसंद आ जाएंगी लोगों को चीज़ें, तो प्राइस बाद में बढ़ भी जाएगी, तो लोग बोलेंगे नहीं यार अच्छा है, इनका आइटम हम इन्हीं से लें। अच्छा, प्राइस स्कीमिंग क्या होती है, सेट हाई इनिशियल प्राइस, यानी सबसे पहले प्राइस उसकी प्रोडक्ट की बहुत हाई रखो। ज़्यादातर टेक प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी रखते हैं, ज़्यादातर आप स्मार्टफोन्स होते हैं, पहले आता है तो बोलते हैं 1 लाख 2 लाख की हाई प्राइस होती है, लेकिन इवेंचुअली
कुछ महीनों बाद उसकी प्राइस गिर जाती है, 50, 40, 80,000 तक चली जाती है। अच्छा, बंडल प्राइसिंग ये होता है कि एक दो आइटम एक साथ आपको बेच दिए जाते हैं और फिर उसकी एक प्राइस दे दी जाती है। जैसे कि आपको बोला जाएगा भाई ये प्रोडक्ट भी है, इसके साथ आपको कस्टमर सर्विस भी मिल रही है, इसके साथ आपको वारंटी भी मिल रही है, इसके साथ आपको एक्स्ट्रा एक गाइड भी मिल रही है इसकी, तो पैकेज करके इस तरह आप रख देंगे कोई भी प्राइस। अलग अलग इंडिविजुअल आप 200 की बेच रहे होंगे, एक साथ कंबाइन करके आप कह दोगे नहीं मैं 500 में 3 चीज़ें दे रहा हूँ, तो 100 रुपये का डिस्काउंट। अच्छा, प्रमोशनल प्राइसिंग, टेम्परेरी डिस्काउंट टू अट्रैक्ट बायर्स। ठीक है, प्रमोशनल प्राइसिंग में अक्सर ये होता है कि जब रमज़ान आ रहा है, ईद आ रही है, या कोई भी ऐसा फेस्टिवल आ रहा है, तो उस टाइम पे बोल देते हैं कि भाई इस पे 20% डिस्काउंट चल रहा है, 10% डिस्काउंट चल रहा है। उस तरीके से लोग कहते हैं हाँ भाई डिस्काउंट चल रहा है, जल्दी जल्दी हम बहुत सारी चीज़ें खरीद लें। फिर एक होती है डायनेमिक प्राइसिंग। डायनेमिक प्राइसिंग होती है कि रियल टाइम में वो चेंज होती चली जाती है। जैसे कि एयरलाइंस के टिकट्स की प्राइस रियल टाइम में चेंज होती है, यानी आज ये है, कल वो है, परसों ये है। डिपेंड करता है कि डिमांड कितनी है। हॉलीडे सीजन में डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, लोग कहते हैं हम हॉलीडे पे जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मिलने जा रहे हैं लोगों से, या घूमने फिरने जा रहे हैं, तो डिमांड की वजह से उसकी प्राइस फ़ौरन बढ़ जाती है। और जब नहीं लोग जा रहे होते, इतना हॉलीडे सीजन नहीं होता, तो एयरलाइंस और होटल्स की प्राइसेस बहुत कम हो जाती हैं। अच्छा, फ्यूचर ट्रेंड्स इन प्राइसिंग क्या क्या होंगे? एआई पावर डायनेमिक प्राइसिंग होगी। उसमें देखा जाए तो अमेजोन जो है, जो ऑलरेडी यूज़ करता है ये एल्गोरिथम एडजस्ट प्राइसेस बेस्ड ऑन रियल टाइम डेटा देखा जाता है कि भाई इस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, नीड क्या है, उस हिसाब से प्राइसेस अप डाउन होती रहती है अमेजोन पर ऑटोमेटिकली। अच्छा, सब्सक्रिप्शन मॉडल्स जो कि नेटफ्लिक्स, अडोबी या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, कस्टमर मंथली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे प्राइस पे करता है, और उसके बदले फिर वो सर्विसेज या गुड्स लेता है। पर्सनलाइज प्राइसिंग अक्सर आप देखोगे कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कुछ चीज़ खरीदने जाते हो, कुछ सर्विस खरीदने जाते हो, अक्सर वेब होस्टिंग वगैरह में, तो उसमें आपके अंदर भाई आप पर्सनलाइज अपने आइटम डिसाइड करो कि आपको क्या क्या सर्विस चाहिए, उस हिसाब से फिर आपके लिए प्राइस नहीं डिसाइड होती है। जबकि उनके ऑलरेडी खरीदे हुए ऑलरेडी सिलेक्टेड पैकेज करोगे तो उसमें $20, $50, 100 तक होगी, लेकिन आप अपनी मर्जी का डिसाइड करोगे तो आपकी अपनी मर्जी की प्राइस अवेल हो जाएगी। फिर वैल्यू ड्रिविंग प्राइसेस, यानी वो ब्रांड चार्ज करते हैं प्रीमियम फॉर एथिकल, इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, वैल्यू जो है उसके हिसाब से उसकी प्राइस चार्ज कर देते हैं। अब डीकॉय प्राइसिंग स्ट्रेटजी, यानी मिड प्राइस ऑप्शंस मेक द प्रीमियम सीम मोर अट्रैक्टिव, यानी मल्टीपल ऑप्शन दिए जाएंगे कि भाई आपने लेवल 1 का सामान लेना है तो इतनी प्राइस, लेवल 2, लेवल 3, इस तरीके से आपको प्राइसिंग दी जाएगी। तो लोग बोलेंगे यार मीडियम में इतना है तो कम मिल रही होगी, तो हम प्रीमियम ले लेते हैं, थोड़ा सा तो फ़र्क है। प्रीमियम टू प्रीमियम मॉडल्स। ठीक है, अब होता है इसके अंदर कि अक्सर आपको फ्री एक्सेस दे दिया जाता है, जैसे कैनवा, स्पॉटिफाई, वो इन सब चीज़ों में आपको फ्री एक्सेस दे दिया जाता है, और फिर आपको चार्ज किया जाता है एडवांस फीचर यूज़ करना है तो फिर आप पेड करो। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी प्राइसिंग में अब ये हो बहुत सारी जगह मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत सारे कंपनीज अब बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी पेमेंट एक्सेप्ट कर रही हैं, इवेंचुअली ये और बढ़ जाएगी। इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइसिंग इन ब्रांड है, प्राइस बहुत ज़रूरी है चीज़ की डिसाइड करना। लो प्राइस होती है तो लोग बोलते हैं चीप है, अफोर्डेबल है, ऐसी चीज़ सोचते हैं। और प्राइस हाई होती है तो बोलते हैं हाँ इसकी क्वालिटी होगी, ये बहुत प्रेस्टीजियस ब्रांड का होगा, ऐसी चीज़ को लोग नेचुरली ये चीज़ सोचते हैं। कंसिस्टेंट प्राइसिंग, यानी प्राइस कंसिस्टेंट रहे, बार बार प्राइस बढ़े नहीं, बार बार प्राइस नीचे ना जाए, ऊपर नीचे नहीं जाए, एक लेवल है उसी में वो प्राइस रहे, तो लोगों के दरमियान ट्रस्ट बिल्ड होता है, ब्रांड के दरमियान लोगों के साथ। अच्छा, गुड प्राइसिंग स्ट्रेटजी इंक्लूड रेवेन्यू जनरेशन। अगर प्राइसिंग आपने सही सेट करी तो आपका रेवेन्यू अच्छा जनरेट होगा, मार्केट आप जल्दी जल्दी पेनिट्रेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ जाएगी और कस्टमर लॉयल्टी बढ़ती चली जाएगी। और क्योंकि आप ऐसी आपकी लॉयल्टी बढ़ रही है और कस्टमर्स आपसे दे रहे हैं, रेवेन्यू जनरेशन हो रही है, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी आपके पास होगा। अच्छा, अब है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजी। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में कॉफ़ी शॉप अगर टीयर प्राइसिंग यूज़ करें, यानी स्मॉल मीडियम लार्ज इसमें डिफरेंस है, तो वो डीकॉय प्राइसिंग के तौर पे यूज़ हो रहा होता है। अक्सर आप जब रेस्टोरेंट से, कॉफ़ी शॉप वगैरह से कप्स लेते हैं कि स्मॉल लार्ज मीडियम, तो उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, वो हमें देखने से लग रहा होता है। जब उसमें थोड़ी सी वो लोग बर्फ़ डाल देते हैं या कुछ डाल देते हैं, तो उसके बाद वो लगता है हाँ भाई कप में ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक मिल गई। असल में बर्फ़ निकाल के आप नापोगे तो ऑलमोस्ट बराबर हो रही होती है। तो मीडियम से लार्ज में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, तो इसको आप कह देते हो डीकॉय प्राइसिंग हो गई है।
टेलीकॉम प्रोवाइडर्स ऑफर बंडल प्राइसिंग, यानी सेल्फ आपने कॉल करने का डेटा पैकेज, एसएमएस पैकेज, इसके बंडल करते हैं कि भाई 1000 के आपको इतने इतने डेटा और इतने कॉल मिनट्स मिल रहे हैं, 1500 के आपको इतने इतने मिल रहे हैं, तो तीनों को पैकेज करके दे रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनीज यूज़ करती हैं प्रीमियम मॉडल्स। प्रीमियम से फ्री में आप सॉफ्टवेयर यूज़ करो, एडवांस फीचर लेने हैं तो आपने पे करो। प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। प्राइस सिर्फ और सिर्फ एक नंबर नहीं है, एक सिग्नल है, एक पोजीशनिंग टूल है और एक सेल्स ड्राइवर है और एक कम्पिटिटिव वेपन है जो डिसाइड करता है कि आप मार्केट में सक्सीड करने वाले हो या फेल करने वाले हो। ठीक है, आपको प्राइस डिसाइड करके एस प्राइस आप जो सेट करते हो उससे आपको समझ में आता है कस्टमर का बिहेवियर क्या है, जो बायर का बिहेवियर है वो उससे अलाइन कर रही है ये चीज़ या नहीं कर रही। प्राइस को आपको अडेप्ट करना चाहिए लाइफ साइकिल और कंपटीशन के साथ, यानी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्या है और कंपटीशन क्या है। यानी अगर आप प्रोडक्ट दे रहे हो जो कुछ टाइम में एक्सपायर हो जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा हैवी चार्ज नहीं कर सकते हो उसके लिए, आप कम ही चार्ज करोगे। और देखो कंपटीशन किस प्राइस पे बेच रहा है, उससे थोड़ा कम या उसके ऑलमोस्ट बराबर बेचो। उससे ज़्यादा बेचोगे तो लोग कभी आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे अनलेस आपके पास बहुत सारे प्रेस्टीज और बहुत हाई लेवल क्लास ब्रांड हो, जो कि फॉरेन स्टार्टिंग बिजनेसेस नहीं होते। अच्छा जी, लेवरेज टेक्नोलॉजी फॉर डायनेमिक एंड पर्सनलाइज प्राइसिंग। आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप पता लगा सकते हैं कि भाई किस किस्म की प्राइसिंग मैं सेट करूँ या कैसे रखूँ तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अच्छा अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रमोशन स्ट्रेटजी। प्लेस यानी डिस्ट्रीब्यूशन, आप किस कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करो, डायरेक्ट चैनल से यानी ई कॉमर्स वगैरह, या इनडायरेक्ट चैनल यानी होल सेलर्स या शॉप्स और इन सब चीज़। प्रमोशन क्या मिक्स करता है, एडवर्टाइजिंग जिसमें सोशल मीडिया, टीवी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सेल्स प्रमोशन होते हैं यानी डिस्काउंट्स वगैरह करना। ठीक है, और पब्लिक रिलेशंस वगैरह ये सब कुछ प्रमोशन के अंदर कंबाइन आ जाते हैं। मॉडर्न ट्रेंड्स इंक्लूड करता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यानी ये जो टिकटॉकर्स को आप देखते हो कि मैंने ये परफ्यूम खरीदा है, मेरा ये ब्रेकअप का ब्रांड है, तो ये सारी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहलाती है। जब आपको इन्फ्लुएंसर कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ ये बहुत अच्छा है, ये मैं यूज़ करता हूँ, ये मैं यूज़ करती हूँ, ये सारी चीज़ें। ए आई ड्रिवन पर्सनलाइजेशन यानी टारगेटेड एड्स। इंस्टाग्राम पे अक्सर आपके पास टारगेटेड एड्स आते हैं, जो चीज़ें आप देख रहे होते हो उसी किस्म के आइटम की आपके पास एड्स रन हो रहे होते हैं कि आपने ये चीप प्रोडक्ट खरीद लो, आपको ये पसंद है तो आपके पास ये आ रहा है। डिजिटल एज में मार्केटिंग ट्रेंड्स क्या क्या है, सोशल कॉमर्स यानी शॉपिंग वाया इंस्टाग्राम रील्स और लाइव स्ट्रीम। लाइव स्ट्रीम में और इंस्टाग्राम रील्स में अक्सर आइटम्स आपको सेल हो रहे होते हैं तो आप वहीं के वहीं खरीद लो। ए आई और ए आर, चैट बॉट्स होते हैं। अच्छा, ए आई हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ए आर हो गया ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है, चैट बॉट्स होते हैं अक्सर वेबसाइट पे जाओ सर्विसेज से आप चैट करके पता लगा सकते हो कि भाई प्राइस क्या है, क्या कैसे मिलना है और ये सारी चीज़ें। अच्छा, बहुत सारे मेकअप जो थोड़ी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं उनकी वेबसाइट पे आप जाएँ तो हम वर्चुअल ट्राई ऑन्स कर सकते हो, यानी अपनी तस्वीर अपलोड करो और फिर डिसाइड करो कौन सा मेकअप लगाना है, तो वो मेकअप आपके फेस पे लगा के या बालों का कलर चेंज करके आपको बता देंगे। जैसे गाड़ियाँ वालों की वेबसाइट पे जाओ तो आप हेयर कलर चेंज करके देख सकते हो कि आपके ऊपर कैसा लगेगा। ठीक है, तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी का पार्ट हुआ। सस्टेनेबिलिटी हो यानी इको फ्रेंडली पैकेजिंग हो, कार्बन न्यूट्रल शिपिंग हो यानी कार्बन ज़्यादा नहीं जनरेट हो और पैकेज आपका हो जो इको फ्रेंडली हो। बाय नाउ पे लेटर यानी इंस्टॉलमेंट्स वाला मेथड। ठीक है, यानी दराज पे आप देखो, दराज जो ऐप है उस पर जाके आप देखो जितने भी आपने चीज़ें खरीदनी होती हैं, अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स से जो आइटम होते हैं ज़्यादा एक्सपेंसिव वाले, वो कह दिए जाते हैं कि भाई इंस्टॉलमेंट्स में आपको मिल रहे हैं, आप अभी सिर्फ 10,000 दें और आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में आप 5-5 हज़ार की इंस्टॉलमेंट में पूरे आप पे कर दें। तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लान है आजकल की जनरेशन जो जेन जी है उनके लिए। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या हो गई, अब 4 पीस से अब आप डिजिटल एज में सीख चलते चले जा रहे हैं। अच्छा जी, तो अब हमने पूरा जो पढ़ा उसकी एक ओवरव्यू यहाँ पे दिया हुआ है कि एट इट्स कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एम्फेसाइजेस कस्टमर ओरिएंटेशन ओवर मेयर सेलिंग, यानी सिर्फ सेल नहीं करती, कस्टमर की क्या ज़रूरत है, कस्टमर किस तरह समझेगा, किस तरह लेगा, उस पर फोकस किया जाता है। और फोकस किया जाता है कि कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है वो किस तरह हम बिल्ड करें। अच्छा, 4 पीस आपके पास हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये पूरा आपको वही रिपीट कर दिया जो हमने ऊपर पढ़ा था, लेकिन मैंने इसको हाईलाइट कर दिया जस्ट इन केस आपको दोबारा इसको रीड करना हो। इसमें और एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, अब डेमोग्राफिक आपको मार्केट सेगमेंट का थोड़ा और ब्रॉडर ऑडियंस के सब ग्रुप्स दे रही है, डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक, बिहेवियर, साइकोग्राफिक, ये सारी चीज़ें प्रेसाइज टारगेटिंग के लिए। ठीक है, तो आज के लिए ये हमारा लेक्चर पूरा हुआ। अब मैं कल तक आपको दूसरा लेक्चर भी अपलोड कर दूँगी।